जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिला करके और रिजल्टेंट वाले ना कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए। इनफैक्ट लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में तो हम रिजल्टेंट के जो क्वेश्चन का मैक्सिमम लेवल हो सकता है हम वहाँ तक चले गए थे, है ना। तो आज ना हम वहाँ से कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने वेक्टर एडिशन क्या होता है हमने समझ लिया है, हमने रिजल्टेंट क्या होता है हमने समझ लिया है। जो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे tan अल्फा वाले और जो रिजल्टेंट का a² + b² 2ab cos थीटा और -2ab cos थीटा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इनका यूज़ कैसे किया जाता है हमने वो समझ लिया है, ठीक है। और हमें क्या समझ में आ गया, हमें कुछ स्पेशल केसेस समझ में आए। जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमने समझी है। रिजल्टेंट कहाँ बनता है तो 2 वेक्टर्स के बीच में बनता है। रिजल्टेंट ज़्यादा पास किसके होता है तो बड़े वाले वेक्टर के ज़्यादा पास होता है। तो ये तुम देखो हमने एक्चुअल में पढ़ा सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट ये सब वो छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प आ रहे हैं, है ना। तो ये पढ़ने का जो एक तरीका है तुम्हारा ये थोड़ा सा अब डिफरेंट हो गया है जो तुम स्टैंडर्ड 10th तक अब तक पढ़ रहे थे, है ना। तो इस तरीके में तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ वही करते रहना है जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर। आज अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या, अरे तुम सोच रहे हो सर आप क्या बता रहे हो, तो आपने बताया ही नहीं। वो तो मैं रोज़ तुम्हें बताता हूँ ना। क्लास का क्वेश्चन जब भी तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, तुम क्लास में जितनी थ्योरी और जितने क्वेश्चन हुए, जब तक तुम्हें डीपीपी ना मिले या जब तुम्हें एक्सरसाइज ना मिले, तुम्हें क्या करना है, क्या जो भी मैंने क्लास में किया अगर वो तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या किसी और को पढ़ा सकते हो? क्या तुम उसे, क्योंकि तुम तभी पढ़ा सकते हो किसी और को जब तुम्हें पूरी बात समझ आ गई हो। तो तुम्हें क्या करना है उसके लिए, तुम्हें उसके लिए वो सारे क्वेश्चन एक बार खुद से करने, क्वेश्चन थ्योरी के यहाँ सर ने ये कैसे प्रूफ किया था, तो इसका मतलब तुम पूरी बात समझ गए। इससे फ़ायदा क्या होगा खुद से एक बार फिर से करने से तुम्हें? नंबर 1, अगर तुमने एक बार में कर लिया तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे समझ आ गया। जितना सर को वेक्टर्स आता है उतना ही हमें भी आ गया, है ना। क्योंकि सर जितना मुझे तुम्हें आता मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ ना, ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं कुछ छुपा के रख ले रहा हूँ, सब कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2, अगर तुमसे नहीं हो पाया तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम है ना। तो तुम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोच करके अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम फिर से नहीं करोगे तो क्या होगा, सिर्फ मैं बोर्ड पे करता रहूँगा ना, तुम्हें लगेगा अच्छा मैं सर समझा रहे हैं सब समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें समझ आ रहा है, बट जब तुम खुद से करोगे ना उसी चीज़ को तो हो सकता है तुम्हें किसी पॉइंट में डाउट हो, और तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम खुद से करोगे। बात समझ आए? इसलिए सब कुछ एक बार खुद से करना ज़रूरी होता है ताकि तुम्हें बात समझ आए कि हाँ इस पॉइंट पे अपने को कुछ डाउट हो रहा है ना। यहाँ पे जो सर ने बात बताई है मेरे पूरे दिमाग में नहीं घुस रहा, क्लियर। तो हमें क्या नहीं आता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू हमें क्या आता है, क्लियर। ये लाइन याद रखना हमेशा, है ना। क्योंकि जो तुम्हें नहीं आता है वो तुम्हें पता रहेगा ना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना। और ये बोल पाना कि सर मुझे नहीं आ रहा, है ना। क्योंकि जो तुम्हें नहीं आता है इसका मतलब तुम्हें वो मालूम है कि तुम्हें वो चीज़ नहीं आता और वो तुम्हें सीखना है। बट कितने ऐसे लोग हैं, मान लो मैं अगर क्लास में करा के तुम्हें छोड़ दूँ और तुम घर पे कुछ भी ना करो उसका, है ना, तो तुम्हें तो लगता रहेगा कि मुझे आता है, बट एक्चुअल में तुम्हें नहीं आ रहा होगा। और जब टेस्ट आएगा तब तुम्हें उस दिन पता चलेगा कि अरे मुझे तो आता ही नहीं। तो टेस्ट के दिन पता चलने से आज ही पता चल जाए ना कि तुम्हें वो चीज़ नहीं आती है तो अच्छा है ना, और उसको सीख लो आज ही, थोड़ा टाइम दे करके समझ लो, बार बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ आई बात? वीडियो है तुम्हारे पास, जितनी बार चलाना है उतनी बार चलाओ, है ना, तो कोई रोक नहीं है। चलो आज हम वेक्टर एडिशन में ही ना और वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे आज। इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर हो, है ना, जैसे यहाँ पे 3 वेक्टर लिखे हैं मैंने A, B और C, अगर सबको ऐड करके सम 0 आ रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि वेक्टर A, B एंड C आर इन इक्विलिब्रियम, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे हम ये कहते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो कोई नहीं, तो A + B + C + D = 0 हो जाएगा। समझ आई बात? अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ की तरह से इसको हम कैसे लिखते हैं, ये वो चीज़ है जो तुम्हें पहले से आती है एक्चुअल में, है ना। देखो लिखो, इफ वेक्टर A
वेक्टर P एंड वेक्टर C रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in same order. Then vector A plus vector P plus vector C will be equal to 0. सेम ऑर्डर में लोगे तो जहां से चालू किए थे वहीं पहुंच जाओगे ना। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना, ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री वेक्टर्स का स्टेटमेंट है ना। किसके हिसाब से? ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। इसको ड्रॉ करके देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वापस पहुंच गए वहीं। सेम ऑर्डर में लिया मैंने ट्रायंगल के तीन साइड को, तो तीनों का सम क्या होगा? 0। इसी को हम कहते हैं कि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में। ये चीज तुम्हें पहले से पता थी ना ये, बट टर्म नया आज हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या? इक्विलिब्रियम। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर्स कैसे हैं? वो इक्विलिब्रियम में है। सारे वेक्टर्स का सम क्या होना चाहिए? 0। वेक्टर्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स आर इक्वल टू 0। सारे वेक्टर का सम 0 होना चाहिए। उसी को लॉ वेक्टर में ड्रॉ करके लिखने का तरीका क्या है? इस तरीके से है ना। सबका सेम ऑर्डर में लो तो जहां से चलोगे वहीं पहुंच जाओगे। ये तो ट्रायंगल बनाया मैंने, 4, 5, 6 साइड लेता तो भी मैं सेम ऑर्डर में चलता तो घूम के वहीं पहुंच जाता ना। ठीक है, तो ये चीज हुई है ना। इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। यहाँ पे एक चीज और देखो है ना, मैं तुम्हें जस्ट एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ना डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं इस वेक्टर को वेक्टर डी बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। ऐसे काम करते हैं, डॉटेड ना बना के ना उसको मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर पता चले। लेट अस से दिस इज वेक्टर डी। मुझे बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर डी इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस वेक्टर सी? क्योंकि तुम्हें को मैंने वेक्टर डी कैसा बनाया, जितना बड़ा सी था उतना ही बड़ा डी बनाया, जस्ट उसका उल्टा। अब मुझे बताओ अगर मैं सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, मैं ए, बी और डी को देखो तो तुम बताओ, तुम यहां से ए से चलना चालू किए, यहां गए, विल बी सेम एज अगर तुम डी के रास्ते जाते। तो क्या मैं ये लिख सकता था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू वेक्टर डी? बोलो, सिर्फ ए, बी और डी को देखो, अभी सी को बिल्कुल भूल जाओ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर डी लिख सकता था ना ट्रायंगल लॉ से। और वेक्टर डी क्या है? वेक्टर डी है माइनस वेक्टर सी। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसको इधर ले आओ, प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ये बस ना एक और तरीका हो गया इस ट्रायंगल लॉ से समझने का। इसे यह हमने नया कुछ भी नहीं, बस सिर्फ मैं तुम्हें ना थोड़ा अलग अलग तरीके से उसी चीज़ को प्रूव करके दिखा रहा हूँ, है ना। कि अगर मैं डी को माइनस सी लिखूँ तो वेक्टर ए प्लस बी डी हो जाएगा। किससे? ये स्टेप मैंने कहाँ से लिखा? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ना, ये मैंने लिखा फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। और अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो ये स्टेप मैंने कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 से लिखा मैंने ये चीज़। इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू माइनस सी पुट कर दी मैंने, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। तो मैंने उसी चीज़ को घुमा फिरा के वहीं ले आया मैं ना। तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है तुम्हें समझना है। क्या तीन वेक्टर इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। वेक्टर सम है ना, ये मत सोचना कि सर 4, 5 और -9 इक्विलिब्रियम में हमेशा होंगे। 4, 5 और -9 का सम तो 0 है, बट वेक्टर सम 0 है। क्या तुम डायरेक्ट ऐड माइनस कर सकते हो क्या 4, 5 और -9 को? हमेशा नहीं कर सकते है ना। कब कर सकते हैं? जब सब सेम डायरेक्शन में हो। इसलिए हमेशा याद रखो वेक्टर सम 0 होना चाहिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर से 0 होना चाहिए। 4, 5 और -9 का सम 0 होगा तो तुम इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे? जब 4, 5 और -9 ऐसे वेक्टर्स हो अगर सबका डायरेक्शन सेम हो। समझ आया सभी को? लेकिन जस्ट इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने तुम्हें समझाना चाहा, ज़्यादा डाउट में मत पड़ो, कि वेक्टर सम 0 होना चाहिए। समझ आया? वेक्टर सम 0 होना चाहिए तीनों का। क्लियर सभी को ये चीज़? आओ थोड़ा सा और समझते हैं इसको ना। अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से कैसे समझेंगे? देखो ना,
मुझे बताओ, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मुझे एक ऐसा वेक्टर सी बनाना है ताकि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0। यही हमने ट्रायंगल लॉ में किया था, ए बी और सी बनाया, बट वहाँ सेम ऑर्डर में थे, बट पैरेललोग्राम लॉ में तो सेम ऑर्डर में नहीं होता ना, टेल टू टेल है। तो मुझे बताओ सिंपल सा पॉइंट, अगर मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 चाहिए, दैट मीन्स मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर सी चाहिए। मतलब जो भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा वो इस तीसरे वेक्टर का नेगेटिव होना चाहिए। उस चीज को मैं तुम्हें यहाँ डायग्राम में समझाता हूँ। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आएगा, क्या वो ये आएगा, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मुझे, मेरा मेन काम क्या था, मुझे एक वेक्टर सी ड्रॉ करना था सच दैट तीनों कैसे हो, तीनों का सम क्या हो, 0। क्या तुम ये बात 100% श्योर बोल सकते हो कि जो वेक्टर सी ड्रॉ होगा वो माइनस ऑफ ए प्लस बी होना चाहिए? और मुझे ए प्लस बी मिल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल गया, तो क्या मैं उसका नेगेटिव बना सकता हूँ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो वेक्टर सी है ना, या फिर देखो ना, इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ कि वेक्टर सी मस्ट बी माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये लाइन होगी ना, दिस विल बी माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही क्या है मेरा वेक्टर सी। तो देखो ए और बी गिवन था, तो सी कैसे बनाना है तुम्हें, मैं किस सी की बात कर रहा हूँ, ताकि ए प्लस बी प्लस सी 0, पहला रिक्वायरमेंट तो ये है। तो वो सी कैसे बनेगा, तुम ए प्लस बी बना लो और उसी के बराबर मैग्नीट्यूड का वेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट खींच दो। तो दिस वेक्टर ए प्लस दिस वेक्टर बी प्लस दिस वेक्टर सी विल बी इक्वल टू 0। वो मैंने यहाँ से तुम्हें प्रूव करके बता दिया। क्लियर है सभी को ये चीज़? क्या करना है, ए और बी वेक्टर अगर हमें पता है, मुझे एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करना है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ए प्लस बी ड्रॉ कर लूँगा और ए प्लस बी के ठीक बराबर एक उल्टा वेक्टर बना दूंगा। क्यों ऐसे करने से हमें वेक्टर सी मिल रहा है, वो मैंने तुम्हें यहाँ प्रूफ करके बताया। बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी 0, दैट मीन्स ए प्लस बी विल बी माइनस सी और सी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो मुझे तीसरा वेक्टर चाहिए था, तो मैंने ए प्लस बी बनाया, उसका नेगेटिव कर दिया, हो गया काम। इसे अप्लाई करते हैं, आ जाओ। फाइंड सी सच दैट ए बी सी आर इन इक्विलिब्रियम। तो उसने ए बना दिया और बी बना दिया, ओ मुझे सी फाइंड करना है, आओ करते हैं। अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेक्टर ए 3 यूनिट्स ड्यू साउथ, 3 यूनिट्स ड्यू साउथ, यह है वेक्टर ए। वेक्टर बी 4 यूनिट्स ड्यू वेस्ट, ये है वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड कितना 4। वो क्या कह रहा है, तुम्हें एक वेक्टर सी चाहिए ताकि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0। तो ऑब्वियसली तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ए प्लस बी बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ए प्लस बी बनाना है तो तुम्हें पता है तुम्हें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो दिस इज ए प्लस बी है ना, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट सी क्या है, माइनस ऑफ ए प्लस बी, दैट मीन्स C will be this vector। मिल गया वेक्टर C। अच्छा सर, वेक्टर C तो आपने ड्रॉ करके दिखाया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी तो बताओ। बोलो अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये रिजल्टेंट 5 होगा ना, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5 होगा। याद रखना, इस 5 लिखा तो वहाँ -5 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। अब दिशा उसकी क्या होगी, दिशा दिख रहा है ना, बोलो ये 3 है ये 4 है, तो क्या हम एंगल फाइंड कर सकते हैं? देखो ध्यान से ना, अगर मैं ये एंगल फाइंड करूं अल्फा, मुझे बताओ tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर, ये 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ 3/4। याद करो दिस अल्फा tan इनवर्स 3/4 या फिर tan इनवर्स 3/4 कितना था, tan इनवर्स 3/4 मैंने तुम्हें सिखाया था 37 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज 37 डिग्री, and if this angle is 37 degree that means this is also 37 degree, vertically opposite angle है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 5 यूनिट्स है ना, वेक्टर C इज इक्वल टू 5 यूनिट्स
डायरेक्शन क्या, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हो गया क्लियर सभी को क्या करना है ना। अब धीरे धीरे करते करते ये चीज़ तुम्हें इजी लगी होगी ना, क्यों, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नहीं इजी लगी इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पीछे वाले क्वेश्चंस एक बार और सॉल्व करने हैं, तो तुम्हें ये इजी लग जाएगा। क्लियर, आओ आगे। फॉलोइंग आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ एनी 3 वेक्टर्स। अच्छा 6 ऑप्शन दिया ना, आउट ऑफ दिस विच सेट ऑफ 3 वेक्टर्स कैन बी इन इक्विलिब्रियम ना। फॉलोइंग आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ एनी 3 वेक्टर्स, आउट ऑफ दिस विच सेट ऑफ 3 वेक्टर्स कैन बी इन इक्विलिब्रियम। वो क्या कह रहा है, उसने ना तुम्हें 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। ये कोई भी 3 वेक्टर है, ये कोई भी 3 वेक्टर है, ये कोई भी 3 वेक्टर, और उनके मैग्नीट्यूड्स हैं सिर्फ। वो क्या कह रहा है, ये जिस भी 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं, क्या ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं क्या, वो ये पूछ रहा है तुमसे। अगर 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, 5 और 10 है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है क्या। याद रखना वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की बात हो रही है। फिर वो क्या कह रहा है, यदि a b c का मैग्नीट्यूड 2, 3 और 7 है ना, तो क्या वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 हो सकता है क्या। तो ऐसा हमें हर 6 में ऑप्शन में चेक करना है। तो आउट ऑफ दिस विच सेट ऑफ 3 वेक्टर्स है ना, इनमें से कौन कौन से में a प्लस बी प्लस सी वेक्टर एडिशन 0 हो सकता है। अगर ये मैग्नीट्यूड्स हैं तो किसमें पॉसिबल है कि हो पाए। तुम्हें ये क्वेश्चन देख करके अगर मैं तुम्हें खुद से सॉल्व करने बोलूँ तो शायद तुम नहीं सोच पाओगे क्या करना है, लेकिन जब मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊँ तो बोला अरे यार ये हमने क्यों नहीं सोचा। इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझा दिया। मैं चाहता हूँ तुम पॉज करके थोड़ा सा इसके ऊपर सोचो। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अभी जब तुम एक ऑप्शन में बाकी 5 को भूल जाओ, एक का मैग्नीट्यूड 10 है, एक का 5 है और एक का और 10 है, तो कैसे ये 3 वेक्टर जो हैं इनका एडिशन 0 हो सकता है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हम करेंगे तो उसके पीछे कौन सी सोच है, क्या सोचने से हमें आंसर मिलेगा कि इनमें से किनका एडिशन 0 हो सकता है और किनका नहीं हो सकता है ना। तो तुम थोड़ा सोचो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आंसर बताऊंगा तो मुझे लग रहा है हमने क्यों नहीं सोचा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सोचो। ठीक है, आओ देखो, है ना, पॉज करके हटा लो। अब देखो मैं बताता हूँ, मुझे बताओ 3 वेक्टर का सम 0 होने के लिए क्या उन्हें साइड ऑफ ट्राइंगल सेम ऑर्डर में होना ज़रूरी है। हाँ, यही तो डेफिनेशन था। इसका मतलब ये जो 3 लेंथ दिए हैं ना किसी के भी, ये किसी ट्राइंगल का साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर 3 लेंथ दिए हैं तो मिल करके एक ट्राइंगल अगर बना पाएंगे तभी तो सम 0 होगा। मान लो ट्राइंगल ही कंप्लीट ना हो पाए, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और वेक्टर सी यहीं तक रह जाए, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हुआ क्या। अभी नेट रिजल्टेंट क्या होगा इस केस में, बोलो। शुरुआत तुमने यहाँ से की, अंत तुमने यहाँ किया, तो ये हो जाएगा ना, ये जो रेड वाला वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा ना। क्या ये 0 हुआ क्या, क्या इसका लेंथ 0 आया क्या, नहीं आया। लेंथ 0 कब आएगा, जब सी जो है वो पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो तुम्हें ये पता करना है कि जो 3 लेंथ दिए हैं क्वेश्चन में, इन सबसे ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं, बस यही पता करना है। अगर ट्राइंगल बन सकता है दैट मीन्स कि वो करेक्ट है। अगर ट्राइंगल नहीं बन सकता इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। समझ आई बात, क्योंकि तीनों का सम फिर 0 नहीं हो पाएगा ना, ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। देखो ये 0 आया कि लेंथ नहीं आया, बट यहाँ पे ये लेंथ 0 आ गया ना, जहाँ से चालू किए थे वहीं पहुँच गए। क्लियर। तो देखो फिर कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, जो तुमने कभी क्लास 8th 9th कहाँ पढ़ा पता नहीं मुझे। तुमने एक रूल पढ़ा ट्राइंगल बन पाने का, सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या तुम ये चीज़ यहाँ चेक कर सकते हो हर ऑप्शन में, जिसमें जिसमें सेटिस्फाई होगा वो ट्राइंगल बना सकता है, तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं तीनों वेक्टर। जिसमें जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं होंगे। क्लियर सभी को। छोटा सा सिंपल सा ट्रिक, किस क्लास का रिजल्ट कहाँ यूज़ हो रहा है देखो ना, बट सब बेसिक कॉन्सेप्ट का खेल है। 10 5 10 कोई भी 2 साइड में ऐड करता हूँ तो वो हमेशा थर्ड वाले से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या 10 और 5
ऐड करके 10 से बड़े हैं? हाँ ठीक है। क्या ये 5 और ये 10 ऐड करके इस 10 से बड़ा है? हाँ है। क्या ये 10 और ये 10 ऐड करके इस 5 से बड़ा है? क्या ये 10 और ये 10 ऐड करके उस 5 से बड़ा है? हाँ है। मैं कोई भी दो साइड पकड़ रहा हूँ, दोनों को ऐड करके देख रहा हूँ क्या वो तीसरे से बड़ा है। अगर है तो मतलब ट्रायंगल बन सकता है। तो आगे यहाँ देखो, तीनों पेयर में मैंने ये 10 और 5 ऐड किया तो 15 हो गया, वो इस 10 से बड़ा है। फिर मैंने ये 5 और 10 ऐड किया, 15 हो गया, वो इस 10 से बड़ा है। फिर मैंने ये 10 और 10 ऐड किया, 20 हो गया, वो इस 5 से बड़ा हो गया, 20। तो देखो बन सकता है ना। दैट मीन्स दैट दिस ट्रायंगल कैन बी मेड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड में चेक करो, 2 + 3 क्या 7 से बड़ा है? नहीं है, देखना ही नहीं उसकी तरफ, नहीं हो सकता। 5 + 2 क्या 9 से बड़ा है? नहीं हो सकता। 8 + 7 क्या 6 से बड़ा है? हाँ है, बट अभी और चेक करना पड़ेगा। 8 + 7 15 हो गया। देखो मैं यहाँ और क्यों चेक कर रहा हूँ, यहाँ और क्यों नहीं चेक कर रहा, क्योंकि कोई भी दो पेयर सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई सा भी दो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 + 3 बड़ा नहीं हुआ तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऑल सब में होना चाहिए ऐसा, समझ आया? एनी टू साइड्स मतलब कोई भी दो तुम पकड़ो वो हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 2 + 3 पकड़ा 7 से बड़ा है, नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे दो दो पेयर के जितने भी बनेंगे सब में ऐसा होना चाहिए। 5 + 2 9 से छोटा आ गया, फिर मैंने चेक नहीं किया। 8 + 7 6 से बड़ा आया, बट अभी और चेक करने की जरूरत है। 7 + 6 13 8 से बड़ा है क्या? हाँ। 8 + 6 14 7 से बड़ा है क्या? हाँ, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी दोनों खुद से चेक कर सकते हो। एक काम करते हैं, 2 + 4 अच्छा बड़ा तो नहीं हुआ है तो इक्वल हो गया, तो इस ऑप्शन पे वापस आएंगे, ऑप्शन F देखते हैं। 3 + 9 12 11 से बड़ा है? हाँ। 9 + 11 20 3 से बड़ा है? हाँ। 3 + 11 14 9 से बड़ा है? हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन E देखो, है ना, 2 + 4 6 से बड़ा तो नहीं है, इक्वल आ रहा है, तो ये एक स्पेशल केस है। मुझे बताओ, अगर वेक्टर A ऐसा है विथ मैग्नीट्यूड 2, वेक्टर B ऐसा है विथ मैग्नीट्यूड 4 और वेक्टर C ऐसा है विथ मैग्नीट्यूड 6, तो क्या A + B + C 0 हो सकता है? देखो ध्यान से, A + B करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? दोनों सेम डायरेक्शन लिया मैंने, ये हो गया A + B, कितना मैग्नीट्यूड आएगा? 6, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब C ऐड करना है तो C इधर बनेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 6। क्या ये C A + B का एग्जैक्टली नेगेटिव है? तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा ना। समझ आई बात, है ना? मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, A + B = -C लिख सकता हूँ ना। देखो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड दोनों का 6 6 है, दैट मीन्स A + B + C विल बी = 0। और ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की है बहुत, कि अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो एक दूसरे के और मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0, सम 0 आएगा ना। सब्ट्रैक्शन 0 नहीं आया, सम 0 आया। A + B और C का सम, A + B और C का सम 0 आया, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा डिफरेंट टाइप से करेक्ट हुआ बट ये हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्लियर? B और C कैसे भी तुम ड्रॉ कर लो, वो तुम्हारा जो है वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, तो उन तीनों का सम कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो ये तुम्हारा अच्छा एप्लीकेशन था ना। तो कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है, ये तुम्हें भावनाओं को समझते रहोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहोगे, उनको रिवाइज करते रहोगे, तो विथ टाइम तुम्हें लगेगा कि एक्चुअल में फिजिक्स सबसे ईजी सब्जेक्ट है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट हमने एक बार सीख लिया तो हम उसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय भारत।